नाजरीन, ये है उर्दू पॉइंट और आप देख रहे हैं न्यूज शो रामीन सैयद के साथ। पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का एक और संगे मील अबूर, चेयरमैन पीटीए का अहम ऐलान। मुल्क भर में 5G सर्विस 2020 तक मुतारिफ करवा दी जाएगी। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी के चेयरमैन डॉक्टर सैयद इस्माइल शाह ने कहा है कि मुल्क भर में 5G इंटरनेट सहूलत 2020 तक मुतारिफ करवा दी जाएगी। कराची में मुनक्किदा वर्कशॉप में खिताब करते हुए पीटीआई के चेयरमैन ने कहा कि 5G सर्विस के लिए मोबाइल फोन कंपनियों के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया गया ताकि वो ऐसे मॉडल तैयार करें जो 5G सपोर्ट करना शुरू कर दें। उन्होंने कहा कि हुकूमत नए मॉडल्स बनाने वाली कंपनीज और 5G सर्विस के लिए काम करने वाले इदारों को मुकम्मल सहूलत फराहम करेगी ताकि 2020 तक इस सहूलत को मुल्क भर में मुतारिफ करवा दिया जाए। नाज़रीन, इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नेटपैक मैगजीन के चेयरमैन आमिर खान साहब, और चूँकि उनका टेक्नोलॉजी की फील्ड से खासा गहरा ताल्लुक है तो आइए आज हम उनसे जानते हैं कुछ 5G के बारे में। अच्छा, इससे पहले कि वो हमारे साथ लाइन पर आए, मैं आपको इस बारे में मजीद कुछ बताना चाहती हूँ। चेयरमैन पीटीए ने यह भी कहा है कि 5G सर्विस 3.5 गीगा हर्ट्ज फ़ोन पर भी काबिल इस्तेमाल होगी। ताहम सर्विस मुतारिफ करवाने से कबल इसे आलमी मेयार के उसूल के मुताबिक जांचा जाएगा और तजुर्बात के बाद उसे बाकायदा लॉन्च किया जाएगा। जी, मेरे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं नेटपैक मैगजीन के चेयरमैन आमिर खान। हम इनसे जानते हैं कुछ 5G के बारे में और इनसे इसके मुस्तकबिल के बारे में भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। जी फाइन, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, मुझे पहले तो ये बताएं कि 5G टेक्नोलॉजी है क्या, और इसको थोड़े आसान अल्फाज में बताइएगा। देखें जी, 5G टेक्नोलॉजी इज द फास्टेस्ट टेक्नोलॉजी इन द वर्ल्ड, और जो कमिंग फ्यूचर के अंदर लॉन्च होगी। और हमारी गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है, उन्होंने रिसेंटली मिनिस्टर का जो मैसेज है वो आपने सुना ही होगा कि उन्होंने 2020 तक जो है ना 5G जो है ना रोल आउट करने का किया है। रोल आउट करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और इसी तरह वर्ल्ड ओवर भी 2020 तक जो है ना 5G वो रोल आउट हो जाएगा तकरीबन 5 से 6 कंट्रीज के अंदर। सही। अच्छा सर, मुझे जी बताएं आप। इस वक्त जो करंटली ब्रॉडबैंड यूजर जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है वो 35.4 मिलियन जो है ना इस वक्त तक लास्ट जो अक्टूबर 2016 की जो फिगर्स हैं वो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। अच्छा। एंड दीज आर इंक्रीजिंग बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं ये नंबर। और पाकिस्तान के अंदर जैसे जैसे 3G, क्योंकि अभी पाकिस्तान के अंदर 3G और 4G के जो नेटवर्क है वो कम्प्लीटली डिप्लॉय नहीं हुआ है कंपनीज की तरफ से। जैसे जैसे ये नेटवर्क इंक्रीज होता जाएगा तो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर इंक्रीज होते जाएंगे। और एशिया के अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान में रैपिड ग्रोथ इंटरनेट की इस वक्त है पाकिस्तान की। बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, मुझे इसके साथ ही मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि आपके ख्याल में इससे मोबाइल ट्रेड और साथ ही मुल्क की मईशत पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तानी ट्रेड एंड सोसाइटी एज वेल, क्योंकि जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट को अगर हम इनिशिएटिव उनके देखें जो इस वक्त आईटी से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं या एप्लीकेशंस जो लॉन्च कर रहे हैं उसमें 5G का बहुत बड़ा रोल होगा। और सोसाइटी के ऊपर जो हमारा इस 5G का असर है वो बहुत ज़्यादा होगा, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। अच्छा। अभी जो इस वक्त स्पीड हमें मिल रही है 4G और 3G के हवाले से, इट विल बी 50 and 100 टाइम फास्टर देन द प्रीवियस स्पीड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और जी बताइए। हाँ, अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी जानना चाह रही थी कि पाकिस्तान में 5G टेक्नोलॉजी अब क्योंकि मुतारिफ होने वाली है 2020 तक, तो आप क्या देख रहे हैं कि इसको मुतारिफ होने से पहले या मुतारिफ होने के दौरान कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा या स्मूथ जर्नी देख रहे हैं? देखिए, कोई भी स्पेक्ट्रम जब ऑप्शन होता है तो उसका जो प्रोसेस होता है उसमें ऑब्वियसली कुछ हर्डल्स भी होती हैं, और एक प्रोसेस के तहत जो वो सारी जो है ना जो सिस्टम है उसका वो कंप्लीट होता है और फिर उसके ऑप्शन होते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितने भी जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रही है वो मर्जर एक्विजिशन की जो सूरत हाल चल रही है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि वारिद और मोबिलिंग का जो मर्जर हुआ है और जैज जो है बिकम लार्जर यूजर बेस इन पाकिस्तान सेंट्रल ऑपरेटर हुआ है। ठीक है, तो इसी तरह अभी नियर फ्यूचर के अंदर जो सिचुएशन, इट्स माय एनालिसिस, मे बी कोई बंदा इससे इत्तेफाक नहीं करेगा, मेरी नज़र के अंदर अभी और जो मर्जर्स हैं मुझे वो नज़र आ रहे हैं पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। ठीक है। अच्छा। और जब तक ये पूरी तरह नेटवर्क डिप्लॉय होगा और नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो हमारी जो ट्रेड है मोबाइल ट्रेड और इंटरनेट के हवाले से ये बड़ा फ्यूचर जो है वो जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है।
जो मैं देख रहा हूँ इस पाकिस्तान। चले, बहुत शुक्रिया आपका आमिर साहब, हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे। जी, इनका कहना ये था कि मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है और क्योंकि मुश्किलात का सामना करना पड़ता है चाहे जो भी चीज़ आप इंट्रोड्यूस करवाएं नई मार्केट में, खासकर टेक्नोलॉजी के हवाले से, लेकिन ये है कि मुश्किलात के साथ साथ आसानियाँ भी बहुत बढ़ जाएंगी। और जैसे कि इन्होंने बात की, अभी जो हमारे पास स्पीड जैसे कई गुना ज़्यादा स्पीड आ जाएगी हमारे पास, तो यकीनन ये हमारे लोगों के लिए भी और हमारी इकॉनमी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके साथ ही मैं आपको बताती चलूँ कि चेयरमैन PTA ने कहा था कि 5G सर्विस 3.5 गीगाहर्ट्ज़ फ़ोन पर भी काबिल इस्तेमाल होगी, ताहम सर्विस मुतारिफ करवाने से कबल उसे आलमी मेयार के उसूलों के मुताबिक जांचा जाएगा और तजुर्बात के बाद उसे बाकायदा लॉन्च किया जाएगा। हुकूमती सतह पर नए तजुर्बात करने वालों को हुकूमती सतह पर पजीराई भी दी जाएगी और उन्हें मुकम्मल मदद फराहम की जाएगी। डॉक्टर सैयद इस्माइल शाह ने मजीद कहा कि PTA और वजारत इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इस ज़मन में काम कर रहे हैं और हमने मुख्तलिफ इंटरनेट फराहम करने वाली कंपनीज को दावत दे दी है कि वो पाकिस्तान आएँ ताकि दोनों को फ़ायदा हासिल हो। यहाँ ये बात भी याद रहे कि 5G सर्विस इस वक्त यानी अभी करंट सिचुएशन में अगर देखा जाए तो दुनिया की किसी भी मुल्क में मौजूद नहीं है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया, चीन और कोरिया, इसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी इंटरनेट की इस नई सहूलत को 2020 तक मुतारिफ करवाने का ऐलान कर रखा है। जी, अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। आपको बताएं कि रमज़ान मुबारक का रूपरवर महीना जारी है और इस माह में मुसलमान इसकी रहमतों और बरकतों से फैज़याब होने में मशगूल हैं, लेकिन ऐसे अफराद जो रोज़ा खोलते ही सिगरेट पीने के आदी हैं वो अपने आप को जिस्मानी तौर पर सख्त खतरात में मुब्तला कर देते हैं। तुर्की में एक तहकीक की गई है जिसमें माहिरीन का कहना यह है कि रोज़ा अफ्तार करने के बाद सिगरेट पीने से ज़्यादा खतरनाक अमल कोई नहीं। तहकीक के मुताबिक अफ्तार के वक्त जिस्म को पानी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे में सिगरेट की एक कश से शरियानें सुकड़ जाती हैं और खून में ऑक्सीजन मुनासिब मिकदार में जज्ब नहीं होती। इसके नतीजे में खून गाढ़ा हो जाता है जिससे उसके जमने का खतरा भी बढ़ जाता है। दिल की धड़कन बेरब्त हो जाती है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती है और इन सब अवामिल से दिल की बीमारियां भी लाहक होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तहकीक में शामिल एक माहिर तिब का कहना यह था कि रमज़ान मुबारक में अफ्तार के फौरी बाद सिगरेट नोशी ना सिर्फ अमराज़े क़ल्ब में मुब्तला कर सकती है बल्कि इसके साथ साथ ये जिस्मानी झटकों और हाथ पाँव में कपकपाहट का बाहिस भी बनने लगती है। आसान अल्फाज में अगर कहा जाए तो अफ्तार के फ़ौरन बाद सिगरेट पीना आपकी अचानक मौत का बाइस भी बन सकता है। माहिरीन तिब का कहना यह है कि रमज़ान में सिगरेट नोशी से खून की शरियानों की दीवारों को शदीद नुकसान पहुँचता है जो बाकी साल भर पहुँचने वाले नुकसान से कहीं ज़्यादा होता है। तवील वक्फे के बाद सिगरेट पीने से जिस्म का तमाम मुदाफ़ियाती निज़ाम दरम बरम हो जाता है जो सख्त नुकसानदेह है। तहकीक में यह भी कहा गया कि यूँ तो सिगरेट नोशी के खतरात को देखते हुए उसका इस्तेमाल कम कर देने में ही आफियत है, लेकिन अगर सिगरेट की शदीद तलब हो तो अफ्तार के 30 से 40 मिनट बाद सिगरेट नोशी की जा सकती है। माहिरीन का ज़मन में कहना यह कि रमज़ान मुबारक सिगरेट नोशी तर्क करने का एक अच्छा मौका होता है, क्योंकि जब इंसान रोज़े की हालत में दिन भर में तकरीबन 13 से 14 घंटे तक सिगरेट नहीं पीता तो ये अमल साल भर भी कर सकता है। इसी तरह रोज़ेदार की तबीयत में नज़्म व ज़ब्त भी पैदा हो जाता है जिससे वो सिगरेट नोशी से हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकता है। जी जनाब, हॉलीवुड के मारूफ और अपनी फिटनेस के हवाले से निहायत मशहूर अदाकार विन डीजल भी माह रमज़ान की फजीलतों के मोतरफ हो गए और उसे नज़्म ज़ब्त हासिल करने का बेहतरीन जरिया करार दे दिया। अमेरिकी हिप हॉप फनकार फ्रेंच मोंटाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें उनके साथ विन डीजल भी मौजूद हैं। वीडियो में दोनों फनकार दुनिया भर के मुसलमानों को माह रमज़ान की मुबारकबाद देते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में विन डीजल कहते नजर आते हैं कि हम यहाँ रमज़ान की नहायत अहम तातीलात एक साथ गुजार रहे हैं और मुझे फ़ख्र है कि मेरा भाई यहाँ रमज़ान के रोज़े रख रहा है। मोंटाना ने जवाब में कहा कि हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा भाई भी मेरे साथ रोज़े रखे। रमज़ान मुबारक। और माह रमज़ान के हवाले से वो विन डीजल का कहना ये था कि माह रमज़ान में लोग नज़्म व ज़ब्त को तवील वक्त के लिए अपनाते हैं जो सब के लिए अच्छा है। ये महीना फिर से खोई हुई तवानाई बहाल करने और शिफा पहुँचाने का भी जरिया है। जी, रमज़ान मुबारक के हवाले से एक और खबर शामिल करूंगी। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही तमाम मुसलमान ममालिक में रंगो नूर और रोशनियों की बहार आ जाती है। हर मुल्क के लोग अपने रिवाज और तरीक़ेकार के मुताबिक गलियों, बाज़ारों और अवामी मकामात की सजावट करते हैं और उन्हें रोशनियों से सजाते हैं। मिस्र में रमज़ान मुबारक में लालटेन जलाना और उनसे चिरागा करना एक नहायत कदीम और
खास रिवायत है। लालटेन, जिसे अरबी में फानूस भी कहा जाता है, यूँ तो मिस्र में सारा साल फरोख्त होती है, लेकिन रमज़ान मुबारक में उसकी फरोख्त में बेतहाशा इजाफा हो जाता है। हर तरफ घरों और बाज़ारों में छोटे बड़े खूबसूरत और रंगीन फानूस रोशन नजर आते हैं। अच्छा, अब अगर इसकी तारीख पर एक नज़र डाली जाए तो कदीम मिस्री तारीख हमें बताती है कि जब फातमी खलीफा अल-मुअज़्ज़िदीन पहली बार मिस्र आए तो अहले मिस्र ने गली कोचों में फानूस जलाकर उनका इस्तकबाल किया। ये सन 969 ईस्वी का बताया जाता है। ये दिन माह रमज़ान का था और बाज़ किताबों में यकम रमज़ान का दिन था। इस वक्त तक फानूस या लालटेन को सिर्फ रात के वक्त घर से बाहर निकलते हुए रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन खलीफा के इस्तकबाल के बाद फानूस का इस्तेमाल खुशी और इस्तकबाल का इस्तारा बन गया था। इसके अगले बरस से माह रमज़ान में फानूस से चिरागा करने का रुझान शुरू हो गया, जो आगे चलकर एक अहम रिवाज की सूरत अख्तियार कर गया। खलीफा की आमद की कुछ अरसे बाद जब मिस्र में फातमी खिलाफत का आगाज़ हुआ तो खलीफा अल हाकिम ने हुक्म जारी किया कि लोग अपने घरों और दुकानों के सामने के हिस्से की सफाई करें और रात के वक्त वहाँ फानूस नस्ब करें ताकि गलियाँ और रास्ते रोशन रहें। अच्छा, ये फानूस सारी रात जलाने का हुक्म था और इस हुक्म के खिलाफ वर्जी पर जुर्माने भी आयद किए जाते थे। एक और हुक्म खवातीन की सहूलत के लिए जारी किया गया था कि रात के वक्त खवातीन उस वक्त तक घरों से बाहर ना निकलें जब तक उनके साथ कोई नौउम्र लड़का या मर्द लालटेन थामे उन्हें रोशनी दिखाता हुआ उनके साथ ना चले। इस जमाने में माह रमज़ान में खवातीन के रात देर तक घरों से बाहर रहने का भी रिवाज था और ये खवातीन खानदान के किसी एक बुजुर्ग खातून के पास जमा हो जाती थी और इस महफिल में तारीखी किस्से सुने और सुनाए जाते थे। हर घर से एक खादिम घर की खवातीन के साथ मौजूद होता था जो वापसी में उनके आगे रोशन फानूस लेकर चलता था। साथ ही उस वक्त गलियों के गश्त पर मामूर सिपाहियों के लिए भी फानूस की मौजूदगी ज़रूरी करार दी गई। इन तमाम अहकामात ने फानूस साजी के फ़न को बतौर सनत फैलाने का आगाज़ किया। फानूस बनाना बाकायदा सनत और कारोबार की शक्ल इख्तियार कर गया और इसमें वक्त के साथ साथ जिद्दतें भी पैदा की जाने लगी, जिनके तहत मुख्तलिफ रंग, जिसामत और हैयत के फानूस बनाए जाने लगे। अब जबकि जदीद दौर में बिजली की सहूलत मैसर है तो फानूस एक ज़रूरत से ज़्यादा आराइश और ज़ेबाइश की शह बन गया है। ताहम माह रमज़ान में फानूस जलाना मिस्र की रिवायत का अहम हिस्सा है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है। मिस्र के अलावा दूसरे ममालिक में भी फानूस और लालटेन से चिरागा करके माह रमज़ान का इस्तकबाल किया जाता है। जी, अगली खबर शामिल करेंगे टेक्नोलॉजी पॉइंट से। नाज़रीन, ज़मीन के मखसूस हालात से बाहर निकलकर खला में जाना कोई आसान बात नहीं। खला में कशिश शकल की अदम मौजूदगी के बायस हालात और वाक़यात ज़मीन से मुख्तलिफ होते हैं। ये कशिश शकल ज़मीन पर हमें और तमाम अशिया को सीधा ज़मीन पर खड़ा रखती है। जब कोई शय या कोई शख्स खला में जाता है तो वो खड़ा नहीं रह पाता और खला में तैरने लगता है, जैसे कि हमने कई हॉलीवुड मूवीज़ में भी देखा है। अच्छा, कशिश शकल की अदम मौजूदगी खला में जाने वालों की जिस्मानी सेहत पर भी मनफी असरात मुरतब करती है। खला में कुछ अरसे वक्त गुजारने के बाद ज़मीन पर वापस आने वाले खलाबाजों का जब मुआयना किया गया तो देखा गया कि उनकी नज़र खासी कमज़ोर हो गई थी। ज़मीन पर वापसी के बाद खलाबाजों को अमूमन ड्राइविंग और मुताले के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ जाती थी। माहिरीन के मुताबिक खलाबाज उसके अलावा भी कई जिस्मानी मसाइल का शिकार हो जाते हैं। उनका दिल सिकुड़ जाता है जबकि रीढ़ की हड्डी में खिंचाव भी पैदा हो जाता है। इसके अलावा इब्तिदा में ख्याल किया जाता था कि नज़र की ये कमज़ोरी सर पर दबाव पड़ने की वजह से हो जाती है, लेकिन बाद अज़ां ये नज़रिया गलत साबित हुआ। अब अगर इसकी लॉजिक की बात की जाए तो दरअसल ये कमज़ोरी जिस्म में मौजूद सीरियो स्पाइनल फ्लूइड यानी CSF नामी माये की वजह से पैदा होती है। ये माया हमारे दिमाग और रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है। नमकियात की जिस्म में गर्दिश और मुज़र सेहत अज्जा का इखराज यकीनी बनाता है। ताहम अगर तवील अरसे तक ज़मीन के मदार से बाहर रहा जाए तो ये माया आंखों के गिर्द जमा हो जाता है। इसके बायस आंखों के आसाब सूज जाते हैं और आंखों के गिर्द इस माया की मकदार जितनी ज़्यादा होगी खलाबाज को देखने में उतनी ही ज़्यादा तकलीफ महसूस होगी। बिलाखिर जब खलाबाज ज़मीन पर वापस आते हैं तो उनकी आंखें मामूल के मुताबिक नहीं रह पाती और खलाबाजों को चश्मे का इस्तेमाल करना पड़ता है। जी, भालू के अफसानवी किरदार पर मबनी बरतानवी कॉमेडी फिल्म हेडिंगटन 2 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म की कहानी शोरा आफाक भालू के अफसानवी किरदार पर मबनी है। फिल्म 2014 में रिलीज होने वाली फिल्म हेडिंगटन का सीक्वल है जिसकी कहानी एक नटखट भालू की गिर्द घूमती है जो अपनी ऊट पटांग हरकतों से सबकी नाक में दम करता नजर आएगा। फिल्म 10 नवंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। उर्दू पॉइंट्स अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट करते रहिए हमारी वेबसाइट www.urdupoint.com। फिलहाल रामीन सैयद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।